ओके, तो कल की क्लास में अपन ने वेक्टर्स के बारे में स्टार्ट कर दिया था। उसमें हमने देखा था वेक्टर्स की चीजें थोड़ी बहुत, फिर कोलिनियर वेक्टर को प्रूव करने के लिए तरीके देखे थे और कुछ ज्योमेट्रिकल बेस्ड क्वेश्चन देखे थे। आज का जो टॉपिक है वो मेजरली है वेक्टर प्रोडक्ट पे। तो वेक्टर का प्रोडक्ट और वेक्टर के ट्रिपल प्रोडक्ट के कुछ एप्लीकेशन और वेक्टर इक्वेशन, इन चीजों को आज हम कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक टर्मिनोलॉजी और होती है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। वो कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाता है, ज्यादा डिटेल में उसके बारे में हमें जानना नहीं है, बस अगर वर्ड कभी आ जाए तो क्या होता है ये मतलब पता होना चाहिए। तो एक वर्ड यूज होता है लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो कोई बता सकता है ये इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है? एनीवन? कि लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो होते हैं इनका मतलब क्या है। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, डिपेंडेंट वेक्टर ऑफकोर्स नाम से क्लियर है कि वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो तीन वेक्टर है, तीन वेक्टर अगर को प्लेनर है, मतलब वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो एक वेक्टर को मैं दूसरे दो के टर्म्स में लिख सकता हूँ, राइट। तो बेसिकली मान लो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, ठीक है। ये को प्लेनर है, एक प्लेन में लाई कर रहे, तो बी सपोज बी वेक्टर को मैं ए और सी के टर्म्स में लिख पा रहा हूँ, तो मतलब कहीं ना कहीं आपस में एक दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट मतलब कि हम उसको लिख नहीं पा रहे। अब इसको जनरलाइज मैथमेटिकल भाषा में कैसा बोला गया, जैसे मान लो कि मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, तीन वेक्टर मैंने लिए और उसको लीनियर कॉम्बिनेशन के टर्म्स में लिखा और इसको बोल दिया मैंने सपोज ये इक्वल टू जीरो वेक्टर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ऐसा दिया है तीन वेक्टर में एबीसी के टर्म्स में और ये जीरो के बराबर है, तो अगर ये डिपेंडेंट होगा तो कोई ना कोई एक्स वाई जेड की वैल्यू जरूर होगी। तो यहाँ पे नॉट ऑल एक्स वाई जेड जीरो, सारे एक्स वाई जेड जीरो नहीं होंगे, नॉट ऑल एक्स वाई जेड विल बी जीरो। मतलब ये एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे, मतलब इन तीनों के बीच में कोई ना कोई लीनियर कॉम्बिनेशन होगा सच दैट इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि सारे एक्स वाई जेड जीरो हो, तो नॉट ऑल एक्स वाई जेड विल बी जीरो। लेकिन अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट अगर है और मान लो फिर भी ये लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो आ रहा है, तो ये तभी पॉसिबल है जब तीनों के तीनों को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट है मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, इसका मतलब फिर एक्स वाई जेड तीनों के तीनों क्या होंगे, जीरो होंगे। बस सिंपल ये आपको ध्यान रखना है। इंडिपेंडेंट मतलब आपस में डिपेंड नहीं कर रहे हैं, डिपेंडेंट मतलब अगर डिपेंड कर रहे हैं तो कोई ना कोई इसका आपस में कॉम्बिनेशन होगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? आया ना? यस सर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने मैथमेटिकल डेफिनेशन दे रखी है और आप घर पे जाके इसको पढ़ लेना है, बस ये बस नाम ध्यान रखना, बाकी और कुछ भी ध्यान नहीं रखना, ठीक है। और कभी भी आपको बोले भाई कोलिनियर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ये सारे के सारे किसमें आएंगे, डिपेंडेंट में आएंगे। जितने भी कोलिनियर वेक्टर है, कोलिनियर वेक्टर है तो डिपेंडेंट में क्यों आएंगे, क्योंकि ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर हो, कोप्लेनर वेक्टर हो, ये सारे के सारे क्या है, डिपेंडेंट वेक्टर है, ठीक है। ओके, बस इतना ही हमको ध्यान रखना। इसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में हमें पता है, हमें दो तरह के प्रोडक्ट पढ़ते हैं, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट, राइट। तो स्केलर प्रोडक्ट के बारे में आपको पता है, डॉट प्रोडक्ट भी उसको बोलते हैं और इसका आंसर क्या आता है, स्केलर आता है। बेसिक कॉम्बिनेशन देख लेते हैं फटाफट। ए डॉट बी दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस ऑफ थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। और एंगल कैसे निकालते हैं, दोनों वेक्टर की टेल को मैच कर देंगे तो एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो ये ए डॉट बी का फॉर्मूला हो गया। सेकंड ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, अगर मान लो वेक्टर आपको दे दिया ए वेक्टर ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, और बी वेक्टर दे दिया बी एक्स बी वाई बी जेड, उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे तो क्या आ जाएगा, ये प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आई थिंक आप सब लोगों ने कर रखा होगा, हाँ है ना? यस सर। ओके, प्रॉपर्टीज देख लेते फटाफट भाई। प्रॉपर्टी डॉट प्रोडक्ट की सिंपल, ए डॉट बी करो या बी डॉट ए करो, दोनों से आंसर सेम आएगा, डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाएगा। अगर ए डॉट ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी तरह से हो जाएगा। अगर कोई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आपके बाहर आ सकते हैं और ए और बी वेक्टर आपस में कंबाइन हो जाएंगे। तो ये बेसिक प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की, ठीक है। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट आपको ये ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और क्या क्या देखने को मिलेगा, ए डॉट बी का जैसे हमने अभी फॉर्मूला देखा, क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए और बी नॉन जीरो वेक्टर है, नॉन जीरो वेक्टर है मतलब उनका मैग्नीट्यूड अगर जीरो के बराबर नहीं है और ए डॉट बी फिर भी अगर जीरो आता है, इसका मतलब एक ही पॉसिबिलिटी क्या है कि कॉस थीटा जीरो हो रहा होगा, और कॉस थीटा जीरो हो रहा होगा मतलब थीटा कितना हो जाएगा, 90।
तो हम यहाँ से हमेशा बोलते थे कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर है ए और बी, और फिर भी अगर ए डॉट बी जीरो आ रहा है, मतलब दोनों आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर। ओके, चलो, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए डॉट बी अगर जीरो आ रहा है, टू नॉन जीरो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आता है तो मतलब दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। ए डॉट ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, ये भी बहुत बार काम आ जाता है। एक वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। हाँ है ना, ये क्लियर है, क्योंकि देखो दोनों वेक्टर के साथ सेम डॉट प्रोडक्ट तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, cos 0 1 होगा। हाँ है ना। Yes, इस sir. रिजल्ट को मैं रेसिप्रोकल तरीके से भी मतलब किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर मुझे स्क्वायर लिखना है तो मैं क्या लूंगा, उसी वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। ये हमने जब पहले क्लासेस ली थी वेक्टर की, तब मैंने आपको समझाया भी था कि ये रिजल्ट बहुत काम आता है ना। किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर लिखना है तो उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिख दूंगा तो मेरा काम मिल जाएगा। क्लियर सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसके अलावा दो आइडेंटिटी बहुत ज्यादा काम आती है, वो आपको ध्यान रखनी होगी, जो क्वेश्चन सॉल्विंग में उसका रिजल्ट बहुत काम आता है। तो वो दोनों आइडेंटिटी मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। एक है आपकी ये वाली, ए प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, दो वेक्टर का एडिशन के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको पता ही होगा। इसको अगर आप ओपन करोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, ठीक है। जैसे आप ओपन कर इसका इससे ऐसे डिराइव कर सकते हो, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के लिखो उसी का वेक्टर का उसी के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पूछा तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी का ए प्लस बी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट कर दोगे। हाँ है ना, बोलो। Yes, sir. और इस रिजल्ट को डिराइव करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। तो इसको फॉर्मूले को याद रखना है आपको, ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए डॉट बी। और इसके बाद एक तीसरी चीज और बहुत ज्यादा काम आती है, वो आती है ये वाली, ए प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। याद है किसी को ये क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हाँ, प्लस 2ab 2bc 2ca वेरी डॉट में से। डॉट में, वेरी नाइस। तो ट्वाइस ऑफ, ये याद होना चाहिए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, कहीं ना कहीं काम आएगी। जनरली काम कहाँ पे आती है, मैं इसको आइडिया लगा देता हूँ कि जनरली जहां पे भी ये वाला एक्सप्रेशन आया आपके पास क्वेश्चन में, इसको ध्यान से देख लो, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, इस तरह का एक्सप्रेशन अगर आता है तब वहां पे आप ये वाली आइडेंटिटी को यूज कर सकते हो, जहां पे इसकी रिक्वायरमेंट हो इस तरह की। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ये तीन आइडेंटिटी और ये तीन फॉर्मूले। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको क्लास के लिए दिया था, क्लास के पहले, कि तीन यूनिट वेक्टर हैं, उनका सम 0 है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी। आया था आंसर ये? Sir, 2 pi by 3 आएगा क्या? 2 pi by 3। ओके, लेट अस चेक। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, बाकी लोग जिसने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी एक बार इसको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ लें। इफ द थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी satisfying vector a plus vector b plus vector c equal to 0 vector, then find the angle between a and b। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, ए और बी के बीच में एंगल निकालना है। तो आप बताओ तरीका क्या क्या अपना सकते हैं। मेरे को Squaring both side कर देंगे। नहीं, स्क्वायरिंग अगर बोथ साइड करोगे तो दिक्कत क्या आ जाएगी, आपके पास बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए क्रिएट हो जाएगा, उसके बारे में मुझे पता नहीं है। Sir, सर C सी को को जगह राइट हैंड minus साइड को में तरफ जाएगा। भेज देंगे, माइनस सी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब सी मुझे एंगल ए और बी के बीच में चाहिए ना, तो सी को सबसे पहले तो उधर भेज दो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप ये कर लेना, ठीक है। सी को क्या कर दो, उधर भेज दो। अब आप क्या करो, अगर ये दो वेक्टर इक्वल है तो इनके मैग्नीट्यूड भी इक्वल होंगे। दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल Yes, होते हैं sir. तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। हाँ है ना, क्लियर है, बोलो। Yes, ये sir. चीज सबको समझ में आ रही है। अब दोनों तरफ आप क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, तब आपका काम हो जाएगा, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब दोनों तरफ आप स्क्वायरिंग कर दोगे तो मुझे पता चल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी इक्वल टू सी स्क्वायर। क्योंकि आपको पता ही है दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला सबको याद है ना, क्या होता है, ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। वेरी गुड। तो यहाँ पे मुझे अगर एंगल निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है, ए डॉट बी पता करना था, तो ए डॉट बी पता करने के लिए क्या करा, ए और बी को साथ में रखा, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वेट करा और दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दिया। क्वेश्चन में मुझे बोला गया था यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर मतलब इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ से मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू आ जाएगी। तो ए डॉट बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, -1/2, है ना, चेक कर लेना। यहाँ वैल्यू पुटअप करोगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ठीक है, 2 pi/3 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था ये वाला, अगेन यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट, 2020 में भी क्वेश्चन आया था कि ए बी सी आर द थ्री यूनिट वेक्टर सच दैट
a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8, तो आपको पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये भी हो गया था। इसमें Yes, सिंपल कैलकुलेशन ही करना है आपको, ज्यादा कुछ नहीं है, बस इसको ओपन कर दोगे तो यहाँ पे ओपन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 a डॉट बी आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट सी, ये आपको वैल्यू कितनी गिवन है 8 के बराबर। अगेन यूनिट वेक्टर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब क्या हो जाएगा 1 1 1, तो 1 प्लस 1 ये हो जाएगा 4 माइनस ट्वाइस ऑफ a डॉट बी प्लस a डॉट सी इक्वल टू 8। तो यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन जो आया वो किसका आया, a डॉट बी प्लस a डॉट सी का आया। तो a डॉट बी प्लस a डॉट सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2 आएगी शायद। -2 आ गई। -2 आ जाएगी। हाँ, अब ये वाली वैल्यू इसको निकालने में काम आ जाएगी, इसको अगेन आप ओपन करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो अब अगेन जेई का क्वेश्चन है लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन बेस्ड आया था, फॉर्मूला मतलब ये ओपन करने का तरीका पता होगा तो ये ऐसा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन होगा। ऐसे क्वेश्चन को हमको टारगेट करना है कि ऐसे क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए, है ना? यस Yes, सर। sir. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, प्रॉपरली सॉल्व करके फाइनल आंसर लेके आना। ठीक है, तो जल्दबाजी में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करोगे, ढंग से इसको ओपन करके इसका रिजल्ट इसमें यूज करोगे, 1 मिनट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगेन डॉट प्रोडक्ट के बारे में आपको मैंने बताया था, ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो ये एक क्वेश्चन है, इसको समझ लेते हैं अच्छे से, पढ़ लो एक बार सब लोग। बोला गया कि ए बी सी अगेन आर यूनिट वेक्टर, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। तो कैसे इसको अप्रोच करें, कहां से स्टार्ट करें, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पहले निकालें। वाला फॉर्मूला बना लेंगे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको समझाया था कि ये वाला एक्सप्रेशन जब भी आता हो, ये वाला एक्सप्रेशन जब भी आता हो तो आप वो वाला फॉर्मूला बना लो। कौन सा फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना? सबको क्लियर है ये वाला बात? यस बोलो। सर। Yes, sir. यहाँ पे जैसे इसको आप ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस के अंदर ये वाला एक्सप्रेशन मेरे पास आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए। अब इसी एक्सप्रेशन की मुझे क्या निकालनी, मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे मुझे इसकी वैल्यू तो पता है, लेकिन इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और कहीं ना कहीं मुझे क्या निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना। तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ कि ये जो एक्सप्रेशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कैसा होगा? क्या सर ये 0 किसकी मिनिमम वैल्यू? हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ, यस सर। है ना? किसी भी चीज के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या है, बात सबको समझ में आती है? यस सर। तो अगर ये एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन भी कैसा होना चाहिए मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Zero. अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूंगा तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट कितनी आ जाएगी बताना, -3/2। -3/2। और ये आपको याद रखना है सब लोगों को, इसका रिजल्ट काम आ जाता है कभी कभी क्वेश्चन सॉल्विंग में। ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2 है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, इक्वल टू -3/2, है ना? Yes, sir. ठीक है, तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है। अच्छा, ये -3/2 आएगा कब, किस कंडीशन पे आएगा -3/2, सोच के बताओ। आपने ये तो बोल दिया कि इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2 आ जाएगी, लेकिन मिनिमम -3/2 कब आएगी, जब ये 0 के बराबर होगा, इक्वेलिटी सेटिस्फाई करेगा तभी तो होगा, है ना? यस सर। मैंने क्या बताया, ये इसका आंसर क्या रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, तो ये इक्वल टू 3/2 कब आएगा, जब इक्वेलिटी होगी, और इक्वेलिटी कब होगी, जब ये वाला एक्सप्रेशन 0 होगा। तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये इसकी वैल्यू -3/2 कब आती है, व्हेन बताओ कब, बोलो कब आएगी -3/2? जब a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा। वेरी गुड, ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए, 0 हो जाए। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, ये अगर ध्यान रहेगा एक्सप्रेशन तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आए। Okay, sir. तो एज अ रिजल्ट इसको याद रखना, ठीक है? क्या मैंने एक पहली चीज देखा, अच्छा अगर यहाँ पे एक और कंडीशन एक और थी, ये कब हो पा रहा है, जब तीनों वेक्टर कैसे यूनिट वेक्टर, बाकी तभी केस में इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, उसी केस में ध्यान रखना, हर जगह मतलब अप्लाई कर देना। अगर ए बी सी यूनिट वेक्टर है तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। और ये -3/2 तब आएगा जब ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा, 0 होगा। क्या यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? एनीवन कोई डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन?
किसी को भी कोई डाउट हो यहाँ तक, कोई चीज नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ लो। सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ग्रेट ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, ये आप ट्राई करो एक बार सब लोग। ध्यान से क्वेश्चन को देखो और अटेम्प्ट करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं गिवन डेटा उतार रहा हूँ। और जिसका आंसर है मुझे बताना कितना आ रहा है। आया आंसर किसी का? सर 1 मिनट सॉल्व। करो करो, चलो कोई बात। बताओ, चमका कुछ? चलो हो गया टाइम काफी। मुझे बताओ कि किसी का आंसर आया तो बोलो। एनीवन? अगर कैलकुलेशन रह रही है। अच्छा अच्छा। √54, 51, 3, आकाश 3 आ रहा है, भगवती √54, मुस्कान 51, योगिता √57, निक्की 56। बाप रे, सबके आंसर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मुझे बताओ इसकी वैल्यू कितनी आई? यहाँ पे अपन ने इसको ओपन कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी शायद। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये ट्वाइस 2 बार आएगा ना ये? बोलो। यस सर। यहाँ पे ट्वाइस आएगा ना, तो ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, ए स्क्वायर यहाँ से आएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2 2 बार आ जाएगा। माइनस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए इक्वल टू 9। तो इसकी एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आई? -3/2। -3/2। ओके, -3/2 आ रही है और एबीसी यूनिट वेक्टर। तो यहां से आप कुछ प्रिडिक्ट कर सकते हो? बताओ। सर a प्लस बी प्लस सी 0। हाँ, ये इसलिए मैंने कहा था, अभी बताया था, देखो ध्यान से। एबीसी अगर यूनिट वेक्टर हो और इसकी वैल्यू अगर -3/2 आ रही, मतलब कंडीशन क्या होगी? ये सोचा था आप लोगों ने, a प्लस बी प्लस सी 0, है ना? तो यहाँ से ये कंडीशन आ जाएगी क्या कि देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू -3/2 आ रही, इसलिए मैंने कहा था रिजल्ट याद रख लेना। इसकी वैल्यू -3/2 आ रही है और एबीसी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब सी क्या होगा? 0 होगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर।
ओके Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसका यूज मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, कैसे यूज करूँ बताओ? ध्यान से देखो एक्सप्रेशन को, ऑब्जर्व करो क्या कैसे यूज करूँ इसका मैं यहाँ पे। ऑब्जर्व करो, बताओ, लगाओ दिमाग थोड़ा। सर 5 सर कॉमन ले बी लेंगे प्लस बी बी प्लस प्लस वेरी गुड, सी बहुत रख बढ़िया। देंगे। हाँ 5 कॉमन ले लो, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों क्वेश्चन सेम है, तो 5 कॉमन लोगे तो क्या बनेगा? बी प्लस सी। बहुत बढ़िया। सर फिर ये -a हो जाएगा। हाँ वेरी नाइस। और बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? -a के बराबर। तो ट्वाइस ऑफ ए, और 5 कॉमन आपने लिया, और बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर है? -a वेक्टर के बराबर। तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा? 2a वेक्टर माइनस 5a वेक्टर, तो ये कितना आ जाएगा? -3a वेक्टर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। और ए यूनिट वेक्टर है, तो उसका -3 टाइम्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा? सर 3 होगा। 3 होगा। हाँ -3 मत लिख देना, आंसर क्या आएगा आपका? 3। बोलो, आई बात समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो क्वेश्चन काफी अच्छा था, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कैसे मैंने उस रिजल्ट का यूज किया इस क्वेश्चन में? किसी को डाउट हो तो पूछो, नहीं तो आगे बढ़े। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Clear. सर ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 ये किस किस कंडीशन में लगाना होता है? ये बस यहीं पे मैंने बोला ना कि अगर मान लो आपके पास एबीसी यूनिट वेक्टर है, क्या बोला गया हो? एबीसी अगर मान लो आपके पास यूनिट वेक्टर है, और इसकी वैल्यू -3/2 के अगर बराबर आ रही है, ये दो कंडीशन अगर हो रही है, तो अपन बोल सकते हैं क्या? ये कब आ रही थी कंडीशन? जब a प्लस बी प्लस से 0 होगा, इक्वेलिटी होगी, तो ही। समझ में आ रहा है? ये अपने डिराइव किया था अपन ने कि ए डॉट, अगर एबीसी यूनिट वेक्टर है, जिसकी मिनिमम वैल्यू कब आएगी? इसकी मिनिमम वैल्यू -3/2 आ रही है, लेकिन -3/2 कब आएगी? इक्वेलिटी के केस में। और इक्वेलिटी केस में जब ये क्या हो जाए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इक्वल टू 0 हो जाए, तब आपको अप्लाई करना है। ठीक है, ओके सर। ओके, तो यहां तक अपन पहुंच गए हैं। अब डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है? आपको पता ही है कि ये डॉट प्रोडक्ट प्रोजेक्शन देता है एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे। तो अगर आपको एक्सप्रेशन याद हो तो मुझे एक बार फॉर्मूला बता दो। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर क्या होता है? A dot B upon A dot B magnitude by of B. mod B। वेरी गुड। ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। बहुत बढ़िया। सबको याद रखना है कि अगर ए का बी पे, जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे? डिवाइड। और इसको लिखने का एक और तरीका क्या है? ए वेक्टर डॉट बी कैप, है ना? लिख सकते हैं? बोलो। यस सर। ए Yes, वेक्टर sir. बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी कैप। तो जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, या फिर जिस पे प्रोजेक्शन ले रहे हैं उसका क्या ले लेंगे? कैप ले लेंगे। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर इज ए डॉट बी कैप। ए डॉट बी कैप। और इसी का उल्टा अगर मैं बोलता हूं, प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर ऑन ए वेक्टर, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? B vector dot A cap. बी वेक्टर डॉट ए कैप, या फिर ए डॉट बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो जो भी एक्सप्रेशन आपको याद हो उसको याद कर लेना। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, अटेम्प्ट करो इसको। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा। किया है किसी ने? ठीक है, एक ट्राइंगल दिया है और ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता है आपको। ठीक है, तो बना देते हैं डायग्राम। क्या क्या दिया हुआ है? बीसी, बीसी की साइड देखो बच्चों कितनी गिवन है? 3। एसी की साइड गिवन है 5, और एबी की साइड लेंथ गिवन है 7। बोला गया फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ बी ए वेक्टर ऑन बीसी वेक्टर। इसका इस पे प्रोजेक्शन निकालना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा पहले वो बता दो, बीए का बीसी पे प्रोजेक्शन का फॉर्मूला। बी ए वेक्टर डॉट B. बी सी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी सी। हाँ,
तो इसको ओपन अगर आप करोगे तो डॉट प्रोडक्ट ओपन करोगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच में एंगल कौन सा है? एंगल बी। तो इसको मैं कॉस बी लिख देता हूँ अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी सी वेक्टर। अब ये तो कैंसिल हो जाएगा। बी ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है 7 इंटू कॉस बी। अब मेरा टारगेट क्या है बेसिकली कि ये एंगल पता करना। अब इस एंगल को पता करने के लिए सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो होता है एक चैप्टर, उसमें आपको फॉर्मूले लिखा है कोसाइन रूल। अगर वो याद नहीं किसी को तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख रहा हूँ, इसको याद रख लेना कि अगर एक ट्राइंगल है मान लो एबीसी, उस ट्राइंगल की तीनों लेंथ पता है, मान लो ये लेंथ है ए, ये लेंथ है बी, ये लेंथ है सी। तो आपको अगर कोई भी एंगल अगर निकालना हो तो आप कोसाइन रूल अप्लाई कर सकते हो। सपोज यहाँ पे अगर मुझे कॉस बी निकालना है तो कोसाइन रूल बहुत आसान है। जैसे बी, अगर ये एंगल निकालना है तो बी के साथ कौन कौन सी साइड आ रही है? ए और सी। तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ए सी। ठीक है, फॉर्मूला कैसे याद रखना? कॉस ऑफ बी अगर निकालना है तो बी मतलब ये वाला एंगल, तो बी निकालने के लिए ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन ट्वाइस ऑफ ए सी। इसी तरह से अगर मान लो बोलता हूं भाई इसी में कॉस ऑफ ए निकालो, तो ए के अलावा क्या क्या आ रहा है? बी और सी। ए के साथ कौन आ रहा है? बी और सी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ये जो बी ऊपर दो आ रहे हैं वो बी सी। क्या फॉर्मूला याद रख लोगे? बोलो। कोसाइन रूल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोसाइन रूल। हाँ है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है। sir. यहाँ पे अब आपके पास ए बी सी कौन है? ए के अपोजिट में ये आपके पास हो गया ए, ये आपके हो गया सी, और ये हो गया आपका बी। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दोगे 7 इंटू बेसिकली कॉस बी पूछा है, बी पूछा है मतलब ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ ए सी। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ये वाला पोर्शन यूज हो गया, कोसाइन रूल यहाँ पे अप्लाई करवा दिया। 7 इंटू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब अब वैल्यू निकालोगे तब तो फिर आंसर आ जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना था यहाँ पे वेक्टर का थोड़ा सा यूज करके एक कोसाइन रूल का फॉर्मूला अप्लाई। एक साइन रूल भी होता है। एक ट्राइंगल में एबीसी अगर ट्राइंगल है, अगेन साइड लेंथ अगर ये है तो ए अपॉन साइन ए का रेशियो इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है। और कोसाइन रूल क्या होता है? कभी भी कोई एंगल निकालना है कोस के टर्म्स में तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलो ध्यान रखना। ओके नेक्स्ट, पढ़ो इस क्वेश्चन को ध्यान से और अटेम्प्ट करो। प्रॉपर्ली गिवन कंडीशन को उतारो। एवरीवन ट्राई कर रहे हो? Yes, sir. करो। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी ऑन ए, तो बी डॉट ए कैप तो वो क्या तरीका अपना है? सर हम्म, ए डॉट बी और ए डॉट सी तो इक्वल आ जाएंगे।
ए डॉट बी और ए डॉट सी इक्वल आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, और सर बी डॉट सी की वैल्यू 0 आ जाएगी। हाँ यहाँ से आप बोल सकते हो कि भाई ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी। ठीक है, एक रिलेशन आपके पास ये आया, और परपेंडिकुलर है तो बी डॉट सी आपका 0 होगा। ठीक है, इसका रिजल्ट का यूज हो रहा है क्या आगे? यस सर, फिर जिसका फॉर्मूला ओपन करेंगे स्क्वायर करके तो उसमें हाँ, यूज हो जाएगा। ओके, इसको स्क्वायरिंग कर देना। आपको सबको पता है कि स्क्वायरिंग काम आ जाती है। इसका स्क्वायरिंग करोगे तो ए स्क्वायर करोगे तो 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस 4 सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे करोगे तो कितना आएगा ये 6 A vector dot B vector. माइनस 6 ए डॉट बी, और फिर इन दोनों का करोगे तो माइनस 4 बी डॉट सी, और उसका करोगे तो 6 ए डॉट सी। 6 dot C. ओके, देख लेते इसका यूज हो रहा था। देखो बी डॉट सी अपन को 0 दिया हुआ, इसका काम हो गया। इन दोनों में से 6 कॉमन आएगा, तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो आई थिंक आंसर आ जाएगा। तो 9 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 9 4 जा 36 प्लस ट्वाइस ऑफ 6 कॉमन। अच्छा ये तो 0 हो जाएगा, फिर हाँ, तो पूरी वैल्यू भी 0 हो जाएगी बाद यस की। सर। दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 0। तो अपने पास बस इन तीनों को ऐड ही करना है। कितना आ रहा आंसर? सर रूट 61। हाँ, ये 61 आ रहा होगा, तो फाइनल आंसर आपको कितना आ रहा होगा? रूट 61, राइट। यस सर। वेरी गुड वेरी गुड। बाकी लोगों को आ रहा है इस तरह से? एनीवन, कोई डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। ठीक है, तो इस तरह से बस क्वेश्चन के एक्सप्रेशन का यूज करते हुए अपन को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट है आपका रेक्टेंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, अब वेक्टर का रिजोल्यूशन दो प्लेन में हो सकता है, या तो वो एक्स वाई प्लेन में करवाएगा या एक्स वाई जेड 3 प्लेन में कराएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट है, इसको बहुत ध्यान से समझना सब लोग। कि अगर मान लो मेरे पास तीन वेक्टर हैं जो कि नॉन कोप्लेनर है। 3 वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर, बस आपस में मान लो परपेंडिकुलर। तो अगर आईजेके के टर्म्स में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। देखो पहले इसको मैं आईजेके के टर्म्स में सिखा देता हूँ, फिर आपको आसानी रहेगी। ध्यान समझना। सबसे पहले अगर मान लो दो एक्स वाई प्लेन है, तो ये आपको पता ही है, ये आपका आई कैप है, इधर आपका जे कैप है, और कोई पॉइंट है यहाँ पे मान लो प्लेन के अंदर जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इसका अगर पोजीशन वेक्टर लिखना है तो पोजीशन वेक्टर मतलब इसका आप रिजोल्यूशन करोगे आई कैप और जे कैप के अराउंड। तो मान लो ये ओ है, ये पी है, तो ये ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा बताओ? अगर कोऑर्डिनेट x1, y1 तो ओपी वेक्टर क्या आएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। हाँ, x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप। क्लियर है? हाँ, जवाब दिया करो ना, बाकी लोग चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? यहीं पे अगर ये मान लो 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाती है, और मैं वापिस से पूछता इस पॉइंट का पी जिसका कोऑर्डिनेट मान लो x1, y1 और z1, या फिर xyz, तो इस ओपी का कोऑर्डिनेट अगेन वेक्टर फॉर्मेट में क्या आता है? xi कैप प्लस yj कैप प्लस z कैप। जेड के कैप। कैप। बहुत बढ़िया। तो ये जब अगर मैंने बेसिकली 3 एक्सिस मेरी म्यूचुअली कैसी हो? परपेंडिकुलर। एक सेकंड, इसको xyz ऐसे लिख लो। ओके, अब कभी कभी क्या होता है, जैसे आपको आई जे के जे के ना दे के कुछ और दे दे। मान लो बोल दिया कि मान लो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दे दिया, तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर, और तीनों मान लो आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, और कोई वेक्टर है आर इस प्लेन में, तो मुझे आर को इस एबीसी के टर्म्स में लिखना है। मुझे आर को इस एबीसी के टर्म्स में लिखना है। तो आर को एबीसी के टर्म्स में लिखने का जो तरीका होता है वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। आर वेक्टर को ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिख सकते हो? आर का प्रोजेक्शन लेना होगा एक्स। देखो यहाँ पे हो क्या रहा है बेसिकली, ये x1 क्या है? इस पॉइंट पी का एक्स के डायरेक्ट प्रोजेक्शन है, और y1 क्या है? y के अलोंग। यहाँ पे भी एक्स वाई जेड क्या है? एक्स मतलब प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी अलोंग एक्स एक्सिस, प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पी अलोंग वाई एक्सिस, और ये जेड क्या है? प्रोजेक्शन ये। तो आर का एक्स ए के अलोंग प्रोजेक्शन क्या हो जाएगा? आर डॉट ए कैप, ये प्रोजेक्शन हो जाएगी लेंथ, और डायरेक्शन क्या रहेगा? ए कैप। है ना? क्या क्लियर? तो ये हो गया आर का ए के अलोंग प्रोजेक्शन हो गया। अब आर का बी के अलोंग प्रोजेक्शन क्या होगा? बोलो सर आर डॉट बी कैप, बी और कैप, डायरेक्शन क्या हो जाएगी? डायरेक्शन हो जाएगी, वो हो जाएगी बी बी कैप। कैप।
और सेम हो जाएगा आपका आर डॉट सी कैप और डायरेक्शन हो जाएगी आपकी सी कैप। तो C किसी cap. भी वेक्टर का 3 परपेंडिकुलर एक्सिस के अलावा अगर प्रोजेक्शन लेना है तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बाकी नॉर्मल आईजेके की टर्म्स में आपको पता ही ये चीज है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? जल्दी बताओ, Yes, sir. Yes, sir. सबको Yes, क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान रखना, आर डॉट ए के मतलब आर का एक्स उस ए के अलोंग प्रोजेक्शन इनटू डायरेक्शन ए कैप, आर डॉट बी कैप टाइम्स बी कैप, आर डॉट सी कैप टाइम्स सी कैप। तो ये आप आर का तीन एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन ले सकते हो। ओके, बस इतना ही आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। अगर मान लो ए वेक्टर है, कुछ दिया हुआ है आपको a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और इसी तरह से बी वेक्टर भी आपको दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, ठीक है। और आपको क्रॉस प्रोडक्ट पूछा तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के दो तरीके, ए क्रॉस बी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ, बोलो, ए Sir, magnitude A Sin theta. इंटू एन कैप। ये भूलना नहीं, क्योंकि आंसर क्या आएगा? वेक्टर आएगा इस बार आंसर क्या आएगा? एक वेक्टर वेक्टर। आएगा। ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये आपका हो गया डायरेक्शन। और डायरेक्शन निकालना आपको पता ही है कि अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो आप राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करोगे। राइट हैंड थंब रूल, ए से बी की तरफ फिंगर को रोटेट करोगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर होगा वो इसके अलावा होगा, ठीक है। और वो ए और बी दोनों से कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो ये ध्यान रखना है। तो ए क्रॉस बी करने से एक वेक्टर मिलेगा, और ऐसा वेक्टर जो दोनों ए और बी के प्लेन की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ए और बी के प्लेन की क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए राइट हैंड थंब, परपेंडिकुलर ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, लेकिन राइट हैंड थंब रूल आप अप्लाई करोगे तो ए से बी की तरफ अगर जाओगे तो आपका थंब का डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। तो ये इसका डायरेक्शन हो गया। और दूसरा तरीका क्या है? अगर मान लो ये वैल्यू गिवन है तो ए क्रॉस बी निकालने का तरीका क्या हो जाएगा? ये मान लो दो वेक्टर आपको दिए हुए हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते थे? डिटर्मिनेंट आई जे के, यहाँ पे आ जाएगा A1 A2 A3, और यहाँ पे आ जाएगा B1 B2 B3। वेरी गुड, ये डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये दो चीजें हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। ओके, चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करेंगे, पढ़ लो बस एक बार। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 15 व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ दिस एंड दिस। कैसे करेंगे? मैग्नीट्यूड पता है, डायरेक्शन कैसे निकालें? मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो हमें दिया हुआ है, डायरेक्शन कैसे निकलेगी? जो भी वेक्टर निकालना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके। हाँ, तो मैग्नीट्यूड तो हमें पता ही है, तो वेक्टर को क्या निकालते हैं? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो पता ही है, डायरेक्शन निकालने के लिए बोला इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मान लो इसको ए वेक्टर बोल दिया, इसको बी वेक्टर बोल दिया, तो ए और बी के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा? ए क्रॉस बी आया ना। लेकिन डायरेक्शन के लिए मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, तो इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड भी कर देंगे। Yes, sir. और Yes, sir. ये आपका यूनिट वेक्टर आ जाएगा डायरेक्शन। उस डायरेक्शन को उसके 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर आ जाएगा। ये क्या है, आपको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये ट्राई कर लेना घर पे, इसका आंसर मैंने दिया हुआ है। बस कॉन्सेप्ट ये था कि भाई दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कभी भी निकालना हो तो उनको क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, प्रॉपर्टी अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कम्यूटेटिव नहीं होता। अगर ए क्रॉस बी है तो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस टाइम्स ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अपोजिट, इसलिए क्या लग जाता है? माइनस लग जाता है। अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अगर ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर है और ए क्रॉस बी अगर जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब उनके बीच में जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? जीरो, सॉरी साइन मतलब थीटा, साइन थीटा जीरो हो जाएगा। साइन थीटा जीरो है मतलब या तो एंगल 0 डिग्री होगा या तो पाई डिग्री होगा। मतलब अपन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बारे में कैसे बोल सकते हैं? कैसे हो जाएंगे वो, बोलो? अगर एंगल दो वेक्टर के बीच में 0 या पाई है मतलब वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर, Collinear हो जाएंगे सर। Parallel. तो parallel. Parallel. कोलिनियर और पैरेलल की एक और कंडीशन क्या आ गई कि वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाएगा। अगर वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर या पैरेलल, प्रोवाइडेड वेक्टर्स आर नॉन जीरो। Okay, sir. अब यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी भाई, इसमें से माइनस उल्टा करोगे तो माइनस 12 आ जाएगा। सेकंड प्रॉपर्टी, ब्रैकेट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, तो सीक्वेंस सेम रखना, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ध्यान रखना।
और कांस्टेंट है तो अगेन कांस्टेंट को आप अलग से बाहर निकाल सकते हो, जैसे डॉट पे निकालते तो वैसे क्रॉस में भी कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, चलो अगेन इंपॉर्टेंट एक और अच्छा क्वेश्चन है, ए और बी दो वेक्टर है सच दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और पूछी ये वैल्यू। ऐसे क्वेश्चन जब भी आते थे ऑब्जर्व करके बताओ क्या किया जाएगा, क्या कुछ ऑब्जर्वेशन दिख रही है इस एक्सप्रेशन में? क्लास में लेकर आए थे इसे क्वेश्चन, इसमें क्या ऑब्जर्वेशन आप लगा पा रहे हो? सर सबको एक तरफ ले आएंगे पर। हाँ यहाँ पे देखो ये दो चीजें सेम दिख रही है, यस सर। ये एक्सप्रेशन क्या sir. दिख रहा है? सेम। कहीं ना कहीं ये कॉमन आ सकता है, तो कॉमन लाने के लिए सबको एक तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ए क्रॉस, तो ये आपको ऑब्जर्वेशन ध्यान रखनी है, 2i कैप 3j कैप 4k कैप। ठीक है, और इसको भी अगर आप उधर ले जाओगे तो उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। क्या मैं कॉमन ले सकता हूँ? यस सर। सर अभी नहीं ले सकते कॉमन, अभी पहले। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अभी कॉमन नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। यहाँ पे ये आगे लिखा है, ये पीछे लिखा है, और यहाँ पे ये आगे आगे, तो आपको दोनों को सेम पोजीशन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है, तो डायरेक्ट कॉमन नहीं ले सकते। तो दोनों को या तो आगे करो या तो दोनों को पीछे करो। तो यहाँ पे इसको ऐसे कैसे रहने दे रहे हैं, इसको मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ, उसको पहले मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, ताकि दोनों का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। तो इसको इंटरचेंज करने के लिए माइनस की जगह हो जाएगा प्लस बी क्रॉस 2i कैप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप थी, सबको ध्यान रखना है। कॉमन डायरेक्टली मत ले लेना, दोनों की पोजीशन सेम। अब क्या कॉमन ले सकते हैं? यस सर। Yes, sir. अब कॉमन लोगे तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2i के प्लस 3j के प्लस 4k के, और आगे आपके पास क्या बच जाएगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा, यहाँ से अपने पास था क्या बेसिकली? अच्छा, ये इक्वल टू उधर भेजा तो इक्वल टू 0 हो गया ना, LHS में लेके तो इक्वल टू 0, ये इसको इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास आ गया a प्लस बी का क्रॉस इसके साथ इक्वल टू 0। अब आपको पूछा क्या था? a प्लस बी का डॉट पूछा इस वेक्टर के साथ, तो बेसिकली मुझे a प्लस बी का वेक्टर निकालना होगा। तो कैसे निकाले a प्लस बी वेक्टर? a प्लस बी वेक्टर कैसे निकालें? क्योंकि जो फाइनल आंसर निकालना है उसमें a प्लस बी का डॉट लेना किसी और वेक्टर के साथ, तो मुझे बेसिकली a प्लस बी वेक्टर निकालना है। मेरे पास एक ही एक्सप्रेशन यहाँ तक आया अभी कि a प्लस बी का क्रॉस इसके साथ 0 आ रहा है, पर मैं a प्लस बी वेक्टर कैसे निकालूं? अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप आपको सीखने को मिलेंगे। एनीवन कोई बताना चाहता है कि इस एक्सप्रेशन के बाद मैं a प्लस बी वेक्टर कैसे निकालूं? क्वेश्चन सर समझ में आ गया? कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी, कोलिनियर good. की प्रॉपर्टी नहीं लगेगी? बहुत बढ़िया, कोलिनियर वाली प्रॉपर्टी आप लगा सकते हो कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर कैसे हो जाएंगे? कोलिनियर। और कोलिनियर अगर वेक्टर है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। यस सर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मतलब ये दोनों कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। तो कोलिनियर के लिए मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, अगर दो वेक्टर आपस में कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो a प्लस बी वेक्टर है वो ये आ गया, लेकिन यहाँ पे लैम्डा पता नहीं मेरे को। अब लैम्डा कैसे निकाले? अब आप दिमाग लगा के बताओ लैम्डा निकालने के लिए क्या तरीका अपना? क्योंकि लैम्डा तो चाहिएगा ना, लैम्डा आएगा तभी तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूंगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको क्या? Yes, sir. यस सर। हाँ, अब लैम्डा निकालने के लिए सोचो आप क्या तरीका अपना सकते हो। सर मॉड ले लेंगे दोनों तरफ। दोनों तरफ अगर मॉड ले लोगे, ठीक है, वेरी नाइस। क्योंकि आपको क्वेश्चन में देखो एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, देखो से आंसर फर्स्ट वाला मॉड ऑफ a प्लस बी दिया हुआ है सबको। यस सर। तो दोनों तरफ अगर आप मॉड ले लोगे तो यहाँ पे लैम्डा टाइम्स इसका मॉड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ से, और इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? √29। यहाँ से क्या लैम्डा आ जाएगा? सर √29 ही आ रहा है। हाँ, वेरी गुड। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखोगे तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी, फिर डॉट प्रोडक्ट ले लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्या? अब देखो इसमें दो चीजें सीखने को मिली। पहली चीज तो ये दोनों अपन एक्सप्रेशन को देखा तो ये दो चीजें सेम दिख रही थी, तो इन दोनों को साथ में रखा। अगेन यहाँ पे ऑर्डर अलग अलग था, ये वाला वेक्टर इसमें सेकंड नंबर पे आ रहा था, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आ रहा था। तो दोनों को पहले क्रॉस प्रोडक्ट को इंटरचेंज करके दोनों को सेम पोजीशन पे लेके सेकंड पोजीशन पे, फिर इसको क्या लिया? कॉमन लिया अगेन सेकंड पोजीशन पे। और यहाँ पे आपके पास क्या बच गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब यहाँ से सेकंड कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट तो ये समझा, इसमें पहला कॉन्सेप्ट था। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या देखा कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट अगर 0 है मतलब ये दोनों आपस में कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप थी, ठीक है, ये स्टेप भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। ये वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे तो एक वेक्टर को मैं लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख सकता हूँ,
अब लेमडा निकालने के लिए अगेन क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दिया, दोनों तरफ मॉड लेके अपने लेमडा निकाल लिया, लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट अप करोगे तो a प्लस बी आ जाए। तो क्वेश्चन अच्छा था, इसको ध्यान से करना अगर इसे आते हैं, ठीक है। चलो नाउ नेक्स्ट, अगेन अ गुड क्वेश्चन, करो ट्राई। बताओ। क्या सर करें? पहले सी वेक्टर को उधर भेज देंगे तो बी कैप माइनस सी आ जाएगा, तो फिर ये एक लेमडा की इक्वेशन बन जाएगी। अगर सी को उधर भेजोगे तो बी के माइनस सी आ जाएगा, तो लेमडा की इक्वेशन बनेगी, तो उससे क्या फायदा होगा? तो सर उससे एक रिलेशन आ जाएगा इनकी। ठीक है, एक तरीका और कोई तरीका जो थोड़ा सा अपन कैलकुलेशन आसान कर दे? वो मुझे सी निकालना है, मुझे बेसिकली मेरा टारगेट क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी निकालना है। हो क्या जाएगा 36 मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर। आपको ये एक्सप्रेशन दिया होगा, सर दोनों तरफ मॉड लेके स्क्वायर कर देंगे। हाँ ये भी कर सकते हो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, मैग्नीट्यूड, क्योंकि मेरे को तीनों के देखो दो के तो मैग्नीट्यूड पता ही है, तीसरे का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड पता है, तो मैग्नीट्यूड में अगर कर दूं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड का अगर स्क्वायर कर दे, करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे भी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझना, ठीक है। सब लोग कैलकुलेशन को ध्यान से समझना। इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ पे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, तो बेसिकली ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मतलब ये, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर मतलब ट्वाइस ऑफ सी क्रॉस ए डॉट जो वेक्टर होगा उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी मतलब ट्वाइस ऑफ सी डॉट टू सी क्रॉस ए वेक्टर। अब मुझे एक चीज बताओ पहले कि ये जो एक्सप्रेशन है सी डॉट सी क्रॉस ए, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सर 0 आएगी। हाँ, अब सब लोग समझो ध्यान से, सी क्रॉस ए करने से जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर कैसा होगा, वो सी और ए के परपेंडिकुलर होगा, हाँ है ना, बोलो सब लोग, यस सर। है ना। क्रॉस प्रोडक्ट करने से जो वेक्टर मिलता है वो उन दोनों वेक्टर के साथ क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो यहां से जो वेक्टर मिलेगा वो ए और सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर, और सी के परपेंडिकुलर है तो उसका वापस उसके साथ डॉट जीरो हो जाएगा सर। जीरो हो जाएगा। सर ये यहाँ से स्केलर जो ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट की मिलेगा, भी तो प्रॉपर्टी होती है ऐसी कुछ। हाँ वो होती है, वो आगे मैं सीखूंगा अभी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में, लेकिन जब तक वो पढ़ाया नहीं इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। वो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी, लेकिन आता कैसे, उसका सॉल्यूशन यही है क्या, कि यहाँ से जो वेक्टर मिलता है वो सी के परपेंडिकुलर होता है, अब सी के परपेंडिकुलर वेक्टर के साथ डॉट, सी का डॉट, आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्या बात सबको समझ में आई? यस सर। ठीक है, तो कभी भी Yes, सी sir. डॉट सी क्रॉस ए ले रहे हैं, या फिर यहाँ पे मैं ये भी बोलता अगर ए डॉट सी क्रॉस ए ले रहा होता तो भी आंसर मेरा कितना आता, जीरो आता, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो मेरी जीरो हो गई। तो यहाँ तक तो चलो आ गया अपना, यहाँ पे मेरे पास क्या बचा 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे अगर आप देखोगे
तो 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा। सी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। सी क्रॉस, अब देखो दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्या होता है फॉर्मूला, क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला मैग्नीट्यूड का, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ हाँ। ए इनटू sin थीटा। वेरी गुड। इसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए कैप इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, Yes, sir. है ना, ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। अब इसका स्क्वायर किया गया, तो स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम का स्क्वायर। क्या दोनों के बीच में एंगल भी पता है मुझे, पाई बाय 12, पाई बाय Yes, 12 sir, पता है। Pi by 15 12. डिग्री। अच्छा, Pi by- साइन 15 डिग्री निकाल सकते हो? Yes. यस सर, याद भी है। याद है, वेरी गुड। तो याद होना भी चाहिए, अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, वो भूल जाओ तो फिर 10 सेकंड और देने पड़ेंगे आपको। साइन ऑफ 45 माइनस 30 करके साइन 50 निकालना, यहाँ से आपके पास सी आ जाएगा, आ जाएगा। Yes, sir. यस सर। और ये पूछा था, तो ये क्वेश्चन अच्छा था। यहाँ पे 2-3 बात ध्यान रखने वाली क्या है कि मैग्नीट्यूड दिया हुआ था, एंगल दिया हुआ था, तो अपन ने दोनों तरफ क्या ले लिया, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दिया। जैसे ही ओपन करा अपना काम हो गया। वहां पे दूसरी बात सीखने को क्या मिली, ये जो एक्सप्रेशन आ रहा था सी डॉट सी क्रॉस ए, ये अपना कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सी क्रॉस ए एक वेक्टर मिलेगा जो कि परपेंडिकुलर टू सी। अब वेक्टर परपेंडिकुलर टू सी अगर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0। क्लियर है? 0. ओके। यस एक आइडेंटिटी होती है लेग्रांजियस आइडेंटिटी, कभी कभी काम आ जाती, कभी कभी अगर डॉट और क्रॉस साथ में दिए हो तो ये एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है, ये डिराइव करना भी आसान है। ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। आप खुद ही सोच के देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लोगे, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 आया ना। यस सर। Yes, sir. यस ओके, ठीक है। इसको याद रख सको तो याद रख लेना, ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। चलो ओके। ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट का, एनीवन? ज्योमेट्रिकली क्या एप्लीकेशन देता सर है, एरिया बताता है। एरिया बताता है पैरेललोग्राम का। अगर कोई पैरेललोग्राम है जिसकी एडजेसेंट साइड है वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ए क्रॉस बी का, मैग्नीट्यूड गिव्स मी द Area of the parallelogram. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। लेकिन इसके अलावा हम एक जगह और उसको यूज करते हैं कि अगर मान लो मैं इसको डायगोनल को ज्वाइन कर दूं तो 2 इक्वल ट्राइंगल में बांटेगा, तो इसका जो हाफ हो जाएगा वो मुझे क्या दे देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके एडजेसेंट साइड क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये भी ध्यान रखना, अगर ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका एरिया मुझे क्या दे देगा, उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। हाफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। Yes, sir. ये 2 चीज ध्यान रखनी है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो एक ट्राइंगल है, उसके ट्राइंगल के सब कोऑर्डिनेट जो वर्टेक्स उनके पोजीशन वेक्टर दिए हुए, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ कितना आएगा? सर हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी। हाँ वेरी गुड, हाफ ऑफ मॉड ऑफ। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे जल्दी में गलती क्या कर देते बच्चे, ए क्रॉस बी कर देते हैं। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे मेरे को 2 वेक्टर की साइड का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, क्लियर है। और ए क्रॉस बी क्या, पोजीशन वेक्टर है। ए क्रॉस बी क्या है, आपके पोजीशन वेक्टर है। समझ में आ रहा है दोनों में अंतर? Yes, यहाँ sir. पे मेरे को ये पूरा वेक्टर ए वेक्टर दिया, तो ये पूरा वेक्टर बी वेक्टर दिया, तो इससे जो ट्राइंगल बनेगा उसका ए क्रॉस बी का हाफ मुझे ट्राइंगल का एरिया देगा। देखिए यहाँ पे ट्राइंगल किससे बन रहा है, ए और बी से और सी से नहीं बन रहा है, ए बी और बी सी और ए सी से बन रहा है ना, क्लियर है। तो आपका Yes, जो sir. एरिया आएगा, एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ए बी वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर ले लो, ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर। ये आपका आंसर है। क्या दोनों में अंतर समझ में आया? यस सर। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है, ये कॉमन एरर हो सकता है, ठीक है। चलो अब आप समझ गए हो सारी चीजें, इसमें कोई करने वाली बात नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट, अच्छा एक और कभी कभी ये फॉर्मूला काम आ जाता है। ये कोई क्वाड्रिलेटरल अगर मान लो दीजिए, नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल, और उसके डायगोनल अगर मुझे पता है वेक्टर के टर्म्स में, एक डायगोनल है मान लो d1 वेक्टर, दूसरा डायगोनल है मान लो d2 वेक्टर, तो ये ध्यान रखना एक्सप्रेशन बहुत काम आ जाता है कभी कभी। मतलब ये फॉर्मूला एज रिजल्ट याद रख लेना कि एक डायगोनल है मान लो d1 वेक्टर, दूसरा डायगोनल है मान लो d2 वेक्टर, तो एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, d1 क्रॉस d2, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2।
मैग्नीट्यूड। क्लियर है, याद रख लोगे। सर क्वाड्रिलेटरल में साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट नहीं होता इसके अंदर? क्या साइड्स का नहीं, वो पैरेललोग्राम में होता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं कर पाओगे। यहाँ पे अगर आपको डायगोनल दिया हो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल तो किसी तरह का भी हो सकता है, डायगोनल दिया हो स्पेशल तो केस ऑफ पैरेललोग्राम है, जैसे कि स्क्वायर्स हो गए, उनमें भी वो चल जाएगी प्रॉपर्टी? हाँ चल जाएगी ना। स्क्वायर भी तो पैरेललोग्राम का टाइप ही होता है। पैरेललोग्राम के अंदर ही तो स्क्वायर आता है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम के पार्ट ही है। ठीक है, ओके सर। ये जनरल क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने बताया। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई Okay, करो। ये लास्ट ईयर आया था, क्या कर पाओगे ये बताओ मुझे। एक फटाफट इसको हिंट ले लेते, पूरा डिटेल में नहीं सोचेंगे। ABCD अपने पास 4 वो हैं, क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टाइसेस है। मुझे बताओ तरीका क्या रहेगा करने का। ABCD और चारों के वर्टाइसेस आपको गिवन है, कोऑर्डिनेट्स, और बोला एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल 18 स्क्वायर यूनिट है, तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। तो लैम्डा कैसे निकलेगा? सर पहले डायगोनल वेक्टर्स बना लेंगे। वेरी गुड। एरिया Yes, आपको sir. दिया होगा 18 स्क्वायर यूनिट, तो आप इसका डायगोनल वेक्टर बना देते, हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D1 क्रॉस D2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको क्या दे देगा, 18, और इसमें आप अगर वैल्यू पुटअप करोगे तो लैम्डा आ जाएगा। अच्छा, अब डायगोनल बनाना तो कोई भी 2 डायगोनल ले लो। तो मान लो एक डायगोनल ले लिया AC, तो AC D1 एक वेक्टर क्या हो जाएगा, D1 दैट इज AC वेक्टर, और AC वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, C वेक्टर माइनस A वेक्टर। माइनस ए वेक्टर। तो yes sir, C में से A के कोऑर्डिनेट्स को माइनस करोगे तो D1 वेक्टर आ जाएगा। इसी तरह से दूसरा वेक्टर D2 भी आप निकाल लेना। D2 वेक्टर कितना आ जाएगा, DB वेक्टर। DB वेक्टर मतलब अगेन B वेक्टर माइनस D वेक्टर, माइनस डी। और यहाँ से आपको D2 आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू पुट अप कर लोगे, सॉल्व, लैम्डा आ जाएगा इससे। यस सर। यस। यहाँ पे कैलकुलेशन भी गिवन है, घर पे ट्राई कर लेना और आंसर मैच कर लेना। ओके, नेक्स्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट काम आ जाता है हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में, इसलिए इसका कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन कभी कभी क्वेश्चन में यूज हो जाता है। अभी 2024 में भी यूज हुआ था। सर इस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो बहुत शॉर्ट हो गए थे इसके कॉन्सेप्ट यूज करके। हाँ, इसका मैंने इसलिए लास्ट टाइम भी आपको जो मैंने वेक्टर पढ़ा था याद हो तो ये पढ़ाया था मैंने आपको, याद है? जिस बच्चों ने Yes, पुरानी sir. मेरी क्लासेस अटेंड करी तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था। मैंने कहा था भले ही सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट हमें क्वेश्चन सॉल्विंग में हेल्प करेगा, इसलिए हम पढ़ेंगे। तो एक बार फटाफट इसको अगेन रिकैप कर लेते हैं। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ज्यादा डिटेल में नहीं देखेंगे, बस थोड़ा बहुत बेसिक समझना है हमें, क्योंकि सिलेबस से हट चुका है। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, एक होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगेन ट्रिपल मतलब 3 वेक्टर का प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो 3 वेक्टर का प्रोडक्ट करने के 2 तरीके, जैसे 2 वेक्टर के प्रोडक्ट करने के 2 तरीके थे, एक था स्केलर प्रोडक्ट, एक था वेक्टर प्रोडक्ट। वैसे अब 3 वेक्टर को प्रोडक्ट करने के भी 2 तरीके हैं, एक में आंसर स्केलर आएगा, एक में आंसर वेक्टर आएगा। अब Okay, यहाँ पे sir. प्रोडक्ट कैसे होगा, जैसे मान लो 3 वेक्टर है हमारे पास ABC, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्सप्रेशन A डॉट B क्रॉस C, A डॉट B क्रॉस C। तो यहाँ पे आप देखोगे 3 वेक्टर उनका प्रोडक्ट हो रहा है। अब यहाँ से जो आंसर आएगा वो एक स्केलर आएगा। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, यहाँ पे एक वेक्टर है, उस एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर क्या आएगा, स्केलर आएगा। इसको शॉर्ट में हम बॉक्स ऑफ ABC से भी डिनोट करते हैं। इसको हम शॉर्ट में बॉक्स ऑफ ABC से भी क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, अगेन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमको अच्छे से अभी देखना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ज्योमेट्रिकली अगर समझना चाहो तो A क्रॉस B डॉट C, ठीक है, ये एक तरह का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। और मैं अगर ये बोलता हूं कि अगर बॉक्स ऑफ ABC 0 आ रहा है, मतलब ये एक स्केलर वैल्यू आएगी, उस स्केलर की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो ये क्या सिग्निफाई करेगी, ये मुझे समझना है। अगर मान लो ABC 3 नॉन जीरो वेक्टर है, लेकिन उनका बॉक्स प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो बॉक्स प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो इससे अपन को क्या मिलेगा, सोच के बता। सर B क्रॉस C जो है सर वो A वेक्टर के परपेंडिकुलर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब देखो बॉक्स ऑफ ABC मतलब क्या है, अभी अपन ने एक्सप्रेशन डाला था A क्रॉस B डॉट C। बॉक्स ऑफ ABC का मतलब क्या है, A डॉट, एक जगह डॉट, एक जगह क्रॉस, एक जगह डॉट, दो वेक्टर के बीच में क्रॉस और एक जगह डॉट, बस इसे याद Yes, रखना। sir. ये Yes, sir. 0 आ रहा है। अब 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, तो मुझे पता है 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 कब आता है, जब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो। यस सर। तो A वेक्टर जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा किसके साथ, B क्रॉस C के बी क्रॉस सी। साथ। अब A वेक्टर जो होगा B क्रॉस C के साथ परपेंडिकुलर होगा। अब इसको डायग्रामेटिकली समझते हैं, ध्यान से देखो। तो मान लो मैं यहाँ पे कोई B वेक्टर बना दिया, यहाँ पे मैंने कोई C वेक्टर बना दिया, ठीक है, ये B वेक्टर है, ये C वेक्टर है। अब B क्रॉस C चाहिए मुझे, क्या चाहिए, B क्रॉस C। तो B क्रॉस C से जो वेक्टर मिलेगा वो कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा मेरा B क्रॉस C वेक्टर, यस सर। Yes, sir. है ना। ये वेक्टर होगा B क्रॉस C जो कि दोनों B और C के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर।
हाँ, अब जो बी क्रॉस सी तो ये आ गया, अब जो ए है वो इसके साथ भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए कहीं ना कहीं इसके साथ परपेंडिकुलर, तो ऐसा कुछ होगा 90 डिग्री पे, ये मेरा क्या होगा ए वेक्टर, है ना, क्लियर है सबको। अब क्लियर देखो है सर। ये जो लाइन है इसके साथ ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, मतलब इसको अगर मैं नीचे प्रोजेक्ट करूं तो कहीं ना कहीं इसी प्लेन में आ जाएगा ये ए वेक्टर। तो कोप्लेनर हो जाएंगे सारे। हाँ, Yes, sir. मतलब इसको अगर अपन नीचे लेके तो ये तीनों की तीनों क्या हो जाएंगे, एक ही प्लेन में आ जाएंगे, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, विच इंप्लाइज ए बी सी आर कोप्लेनर। अब देखो ये बहुत अच्छी कंडीशन आ गई, तीन वेक्टर को अगर कोप्लेनर चेक करना है, तीन वेक्टर को अगर आपको कोप्लेनर चेक करना है तो आप क्या कर सकते हो, उनका बॉक्स प्रोडक्ट निकाल लो। क्या निकाल लो, बॉक्स प्रोडक्ट। अगर तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट 0 आता है मतलब वो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। वो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर। इस रिजल्ट का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है आपको? यस सर। ओके, Yes, यस sir. सर। आपको क्लियर है यहाँ तक? बहुत अच्छी चीज थी यहाँ पे अपन ने सीखी क्या कि अगर बेसिकली कोप्लेनरिटी की कंडीशन अगर मुझे पता करनी है तो मैं इनका बॉक्स प्रोडक्ट का इसे इक्वेट कर दूंगा, 0 से इक्वेट कर दूंगा, या फिर अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर कैसे हो जाएंगे, कोप्लेनर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। अच्छा, अब बॉक्स प्रोडक्ट को निकालने का भी एक तरीका एक आसान होता है, वो भी समझ लेते हैं। बॉक्स प्रोडक्ट को निकालने का तरीका क्या होता है, अगर तीनों वेक्टर के ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मुझे पता है, इनका बॉक्स प्रोडक्ट सिंपल, इनके जो कोफिशिएंट है उसका डिटर्मिनेंट, ए के कोफिशिएंट मान लो a1 a2 a3, बी के कोफिशिएंट मान लो b1 b2 b3, और सी का कोफिशिएंट मान लो c1 c2 c3, तो ये आ जाएगा आपका बॉक्स ऑफ एबीसी। और यहाँ पे अगेन वही प्रॉपर्टी जो अभी अपन ने पढ़ी थी, अगर इन तीनों वेक्टर में से कोई दो वेक्टर सेम हो गए, मान लो ए वेक्टर डॉट ए क्रॉस बी, अगर कोई दो वेक्टर सेम हो गए तो आंसर हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0। इससे परपेंडिकुलर मिलेगा, और परपेंडिकुलर का एक सिंपल ए के साथ डॉट वापस क्या आएगा, 0। तो अगर बॉक्स में कोई दो वेक्टर सेम हो गए, बॉक्स के अंदर कोई दो वेक्टर मान लो सेम हो गए, या फिर उसके पैरेलल भी दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनका बॉक्स वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो मतलब 0 होने के दो रीजन है, एक तो तीन तीन वेक्टर अगर अलग अलग है तो तीनों कोप्लेनर होंगे तो भी बॉक्स प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, या फिर कोई दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, बॉक्स में से तीन वेक्टर में से कोई दो वेक्टर अगर कोलिनियर है, मतलब ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो भी उनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बॉक्स प्रोडक्ट के बारे में था। बॉक्स में डॉट और क्रॉस को इंटरचेंज करने पे आंसर आपका सेम आएगा, मतलब आप चाहो तो डॉट पहले डॉट लगा सकते हो फिर क्रॉस, या पहले क्रॉस लगाओ फिर डॉट लगाओ, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली एक डिटर्मिनेंट है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और डिटर्मिनेंट में मैंने एक चीज और पढ़ी थी कि डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे, मतलब ट्रांसपोज करने पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू में फर्क नहीं पड़ता, और दो बार इंटरचेंज करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब ये, अगर साइक्लिक ऑर्डर सेम रखा तो तीनों की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। मतलब अगर ऑर्डर ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर का ऑर्डर सेम रखा, जैसे मान लो ए बी सी का बॉक्स लो या बी सी ए का बॉक्स लो, तो ऑर्डर बी सी ए या फिर सी ए बी का बॉक्स लो, तीनों से आंसर क्या आएगा, सेम। और अगर कोई एक एक को आपस में इंटरचेंज कर दो, आंसर माइनस टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर मैं बोलता हूँ बॉक्स ऑफ ए सी बी बोल दिया मैंने, जैसे बीसी की जगह क्या लिखते सी बी, तो ये माइनस टाइम्स बॉक्स ऑफ ए बी सी हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर। जैसे डिटरमिनेंट में अपन बोलते थे ना, किसी एक रो दो रो को आपस में इंटरचेंज करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू में माइनस का फर्क पड़ जाता है, वैसे ही यहाँ पे किसी दो को आपस में इंटरचेंज करने पे क्या आ जाएगा, माइनस टाइम्स आ जाएगा। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना बस। चलो ठीक है, तीन प्रॉपर्टी इसकी, अगर कांस्टेंट है मान लो यहाँ पे पहले वाले में एल है, तो फर्स्ट रो में से एल डिटर्मिनेंट है तो डिटर्मिनेंट में से कोई भी रो में से कॉमन ले सकते हैं, तो फर्स्ट रो में से एल कॉमन आ जाएगा, सेकंड रो में से एम कॉमन आ जाएगा, थर्ड रो में से एन कॉमन आ जाएगा। क्योंकि आपको पता मैट्रिक्स में सब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो एल आपका बाहर आ जाएगा। डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी और पड़ी थी, ब्रेकिंग। अगर ए प्लस बी है तो इसको आप अलग अलग तोड़ सकते हो, ए को साथ में रखा इन दोनों को सेम, बी को अलग रखा इन दोनों को सेम। याद आया डिटरमिनेंट में प्रॉपर्टी थी तो ब्रेक करके लिखने यस वाली। सर। ठीक है, सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है और कुछ नहीं। और थर्ड वाली प्रॉपर्टी अभी मैंने आपको समझा दी है। चलो अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप ट्राई करो, जिसकी बात में कर रहा था इसका एक्सप्रेशन इस तरह से एग्जाम में आ सकता है, तो सब लोग इसको ट्राई करो, एवरीवन। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको सब लोग ट्राई कर लो।
आया आंसर? सर 1 मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं बस लास्ट में। ओके ओके कल ऑप्शन देता हूं मैं, बताना फिर क्या आ रहा है। ABCD जिसका आंसर है एक उसमें बता सकता है। क्या आ रहा है? डी, समृद्धि का डी आया है, ठीक है, गुड। देखो पूछा क्या गया था, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB एंड AC। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, एक वेक्टर का किसी भी प्रोजेक्शन जब हम लेते हैं तो मुझे तो सबसे पहले ये बताओ कि AB और AC से के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? क्रॉस प्रोडक्ट करके जाएगा। क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। तो उसके अलावा अगर आपको अच्छा इसका इस पे प्रोजेक्शन लेना है ना, तो जिस पे प्रोजेक्शन लेते तो अपन इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, OP डॉट जिसका प्रोजेक्शन ले रहा उसका AB क्रॉस AC AB क्रॉस AC डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ AB क्रॉस AC। हाँ है ना? यस सर। यस सर। ये सबने अप्लाई कर दिया था? यस सर। ठीक है, बस यही करना था आपको। अब न्यूमरेटर में जो चीज बन रही है ध्यान से देखोगे तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बन रही है न्यूमरेटर में, यस सर बन रही है ना? OP डॉट AB क्रॉस AC मतलब एक डॉट है, दूसरा क्या है क्रॉस, तो इसकी वैल्यू आप सिंपल डिटरमिनेंट से निकाल सकते हो। ऊपर OP वेक्टर का आ जाएगा -1 -2 +3, फिर AB वेक्टर, आप AB वेक्टर निकालने के लिए B - A करना पड़ेगा।
तो ये आपका ए है, ये आपका बी, ये आपका सी। तो बी माइनस ए, तो बी माइनस ए करोगे तो यहाँ से ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो आ जाएगा कितना आ जाएगा 4 3 1। और ए सी निकालने के लिए ए में से सी माइनस करना पड़ेगा, तो सी माइनस ए, सॉरी, तो सी माइनस ए करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये -2 1 1 और 2 2। ठीक है, यहाँ से ऊपर से वैल्यू आ जाएगी, नीचे मैग्नीट्यूड निकालना तो वो भी आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व? यस सर यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आ रहा है 3 आ रहा है। वेरी गुड, 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब ऐसे क्वेश्चन भी अगेन कॉन्सेप्ट पता होंगे ना आपको, इसलिए मैं कहता हूं हर बार कि बेसिक कॉन्सेप्ट किसी भी चैप्टर के पता होंगे तो करने वाले हैं। अब सिंपल प्रोजेक्शन पूछा था एक वेक्टर के दूसरे वेक्टर पे, वो दूसरा वेक्टर कौन सा था? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मुझे पता ही है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीजें ये अगर होगी तो हमें ये क्वेश्चन, मतलब ऐसे अगर क्वेश्चन इस चैप्टर से इजी मीडियम क्वेश्चन आता है तो इसी तरह का आएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। ठीक है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसका बस एक्सप्रेशन ध्यान रख लो कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, ये कम ही यूज होगा, फिर भी बस इसका रिजल्ट याद रख लो कि अगर 3 वेक्टर का, अब यहाँ पे डॉट नहीं है, दोनों जगह क्या आगे क्रॉस आ गया, तो इससे जो आंसर आएगा वो आपका आएगा वेक्टर, और उसी को हमने क्या बोला, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। उसी को हमने क्या बोला, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसका आंसर कैसे निकालोगे? सबसे पहले ए का सी के साथ डॉट, ए डॉट सी टाइम्स बी वेक्टर, फिर माइनस करोगे ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। याद रखने का तरीका क्या है, जो भार है उसका पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, दूर में कौन है, सी, तो ए डॉट सी इन टाइम्स बी वेक्टर, फिर माइनस में ए डॉट बी टाइम्स सी वेक्टर। और मान लो यहाँ पे ब्रैकेट पहले ऐसा हो जाए तो आप इसको क्या करना, पहले उल्टा लिख देना, माइनस सी क्रॉस ए क्रॉस बी लिख देना। अब सेम फॉर्मूला जो ऊपर अप्लाई किया उसी सेम फॉर्मूला को अप्लाई कर देना। पहले जो सी है उसका दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट, तो दूर में कौन बैठा है, बी, तो सी डॉट बी टाइम्स ए वेक्टर माइनस सी डॉट ए टाइम्स बी वेक्टर। क्या है, सबको क्लियर है? याद रख लोगे? यस सर। यस सर क्लियर है। बस ये ध्यान रखना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं। और ज्योमेट्रिकली बस इसका एक इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको समझना है। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस क्या था समझ में आया? अगर बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है या फिर बॉक्स प्रोडक्ट 0 होता है तो हमें क्या मिलता है, तीनों वेक्टर कोप्लेनर आया ना। ठीक है, यस सर। अब यहाँ का ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस समझते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक सेकंड इसमें पेज ऐड कर रहा हूँ, उसके बाद ये जो बॉक्स ऑफ एबीसी, अच्छा बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब अपन को एक वेक्टर मिल रहा है, वो वेक्टर कैसा होगा वो हमें समझना। तो बॉक्स ऑफ एबीसी मतलब ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी से जो मुझे वेक्टर मिल रहा है वो वेक्टर का क्या सिग्निफिकेंस होगा वो मुझे समझना। जैसे अपन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो मुझे पता है कि जो वेक्टर मिलता है वो उन दोनों से परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से भी मुझे एक वेक्टर मिलेगा, वो जो वेक्टर आएगा वो वेक्टर का सिग्निफिकेंस क्या होगा एबीसी के टर्म्स में, वो मुझे समझना है। तो अच्छे से इसको सोचते हैं। तो मुझे ये बताओ, ए क्रॉस बी क्रॉस सी से मुझे एक वेक्टर मिलेगा, ये बात तो सबको समझ में आती है ना? यस सर। अब ये वेक्टर कैसा होगा इन दोनों के टर्म्स में, बताओ। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करने पे जो वेक्टर मिलता कैसा होता है सर? परपेंडिकुलर होता है उन परपेंडिकुलर दोनों। होते हैं सर। परपेंडिकुलर होता है ना, तो बस ये बोला ना, तो ये जो वेक्टर मिलेगा ये परपेंडिकुलर होगा किसके, बी क्रॉस सी के। हाँ, परपेंडिकुलर टू बी क्रॉस सी और किसके परपेंडिकुलर, ए से। दोनों से परपेंडिकुलर होगा ना, है ना? यस सर। यस दो सर। वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम जब भी करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, वो वेक्टर दोनों से क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। क्या बात समझ में आ रही है? बोलो जल्दी से। यस सर। ओके ग्रेट। अब इसको समझते हैं। अब मुझे ये जो वेक्टर मिल रहा है ये बी क्रॉस सी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है, तो ध्यान से देखना। अब इसको डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं बी और सी बना रहा हूं। तो मान लो ये वेक्टर है, बी वेक्टर कहीं पे होगा प्लेन में, और मान लो ये वेक्टर है सी वेक्टर। ठीक है, तो मेरा जो वेक्टर है येलो वाला वेक्टर, ये वाला वेक्टर, ये बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर है। अच्छा, बी क्रॉस सी कहां पे आएगा? बी क्रॉस सी से जो वेक्टर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, ये वाला वेक्टर। यस सर। ठीक है, अब जो मेरा वेक्टर होगा वो बी क्रॉस सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बोलो। यस सर। तो ये जो मेरा वेक्टर, इसको मैं सपोज आर वेक्टर बोल रहा हूँ, ये जो मेरे को वेक्टर मिल रहा है आर, ये वेक्टर मेरा आर जो होगा ये बी क्रॉस सी के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आया ना? यस सर। तो मतलब क्या मैं ये कह दूं अगेन सेम चीज कि इसको अगर मैं नीचे लेके तो कहीं ना कहीं आर यहाँ पे भी आ सकता है। तो आर जो होगा वो बी और सी के प्लेन में होगा। यस सर होगा।
ठीक है। Yes, sir. यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सबको रट लेनी है, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंट कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो जो वेक्टर मुझे मिल रहा है वो वेक्टर इस, अब देखो इसको मैं नीचे ले गया, मतलब बी और सी के प्लेन में है, इस कोप्लेनर विद बी एंड सी, क्या Yes, बोल sir. सकता हूँ, सब बोल सकते हो। कोप्लेनर विद Yes, sir. बी एंड सी, मतलब जो ब्रैकेट में जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना, मतलब ए क्रॉस ब्रैकेट बी क्रॉस सी करने से जो वेक्टर मिलेगा वो इसके इन दोनों के क्या होगा, कोप्लेनर, इस कोप्लेनर विद बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए, एंड परपेंडिकुलर टू ए। बोलो बात चमकी कि नहीं? यस सर। Yes, sir. Yes. देखो अगर मैं शॉर्ट में आपसे ये पूछता, अगर ऐसा दिया होता P क्रॉस Q क्रॉस R, मान लो इससे मुझे वेक्टर मिल रहा है, कोई वेक्टर मिल रहा है, मान लो T वेक्टर। अब ये T वेक्टर बताओ क्या होगा, क्या प्रॉपर्टी होगी इसके हिसाब से P Q R के टर्म्स में? कोप्लेनर किसके साथ The होता है? coplanar to सर PQ. P P and एंड Q Q के। के, हाँ, कोप्लेनर विद P P एंड एंड Q। Q। वेरी गुड। और क्या होगा? सर R के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर टू R। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? ये बस ये चीज आपको समझानी थी, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन में यूज हो सकता है। दो चीज आपको मैंने पढ़ी भी, एक तो होता है वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसका आंसर स्केलर आता है और आपको पता है उसका मतलब क्या हो गया, ठीक है। और Yes, दूसरा मैंने पढ़ा है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसमें तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होता है इस तरह से ताकि आंसर आपका वेक्टर है, और वो वेक्टर जो होगा वो जैसे यहाँ पे अगर ए क्रॉस बी क्रॉस सी किया तो वो ए और बी और सी के प्लेन में होगा और ए के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एनीवन इसमें कोई डाउट हो तो जल्दी पूछो, फिर इस पे क्वेश्चन करते हैं, जल्दी से बताओ कोई डाउट है? No doubt. No, sir. ठीक है चलो अब इस पे आप क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे, ये फाइनल आंसर निकाल के दिखाएंगे सब लोग। अच्छा बताओ मुझे, जो वेक्टर मुझे मिलेगा वो कैसा होगा, उसका मतलब डायरेक्शन, मतलब बेसिकली Sir, वो सर कोप्लेनर होगा Coplanar फर्स्ट टू with वेक्टर्स के। फर्स्ट टू वेक्टर से हो इसको मैंने बोल दिया बी वेक्टर बोल दिया, इसको मान लो सी वेक्टर बोल दिया, और परपेंडिकुलर जो वेक्टर उसको ए वेक्टर बोल दिया, तो वेक्टर कैसा आएगा वो? सर वो बी और सी के कोप्लेनर होगा और परपेंडिकुलर होगा ए वेक्टर का। इसे लिखते हैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यही वेक्टर होगा।
यस Yes, सर sir. Yes, sir. ये तो सिखाया था अभी। Yes, sir. एक ऐसा वेक्टर जो इन दो वेक्टर के प्लेन में हो और इसके परपेंडिकुलर हो, तो इस परपेंडिकुलर वेक्टर को मान लो ए वेक्टर बोल दिया, प्लेनर वेक्टर को बी और सी बोल दिया, तो बेसिकली वो वेक्टर ये तो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी, है ना। Yes, sir. Yes, sir. और तो इसको ओपन करना आपको आता ही है। इसको आप लोगों को ए डॉट दूर के साथ डॉट प्रोडक्ट टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। मान लो ये आर वेक्टर आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, अभी के लिए इसको आर बोल दिया, तो यहाँ से आर वेक्टर आपके पास आ जाएगा, सबकी वैल्यू मुझे पता ही है। अब जो मुझे आंसर चाहिए वो आंसर क्या होगा, मैग्नीट्यूड कितना है 5 और डायरेक्शन कितना हो जाएगा, डायरेक्शन क्या होगा बोलो। B, R B क्रॉस है फोन में मैग्नेटिक को। हाँ, मतलब आर कैप ना, अगर इसको मैंने आर बोल दिया तो आर कैप हो जाएगा। Yes. Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ से आर वेक्टर पता चल जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेना, तो डायरेक्शन आ जाएगी, और डायरेक्शन को मैग्नीट्यूड 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो मुझे पता चल जाएगा। Okay, sir. हाँ, किसी को इस क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज पूछ लो, एनीवन। No, sir. No doubt, sir. ठीक है, किसी को हो तो पूछ लेना। अब लास्ट टॉपिक है अपना आज के लेक्चर का, वेक्टर इक्वेशंस। तो अभी जेई थोड़े कुछ सालों से इस पे क्वेश्चंस पूछ रहा है, जनरली अपने अभी भी जनवरी अटेम्प्ट में भी देखे होंगे कि थोड़ा बहुत दो एक्सप्रेशन दे देगा, वेक्टर्स के टर्म्स में पूछेगा ये बताओ, या वो आर वेक्टर बताओ, या वो वेक्टर बताओ, अननोन वेक्टर पूछता है। तो अभी जनरली 2022-23 में 24 में इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो एक बार इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर आपको मैं होमवर्क में कुछ क्वेश्चन और दूंगा, तो आप वो घर पे ट्राई कर लेना 2024 के। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन ये रहा, पढ़ो ध्यान से, इसको सॉल्व करना है मान लो। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे इसको ये कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। बस ये लास्ट टॉपिक है, अपन फिर वाइंड अप कर देंगे, अपना पूरा टॉपिक सारे कंटेंट कवर हो जाएगा, अपना वेक्टर्स का जितना भी कंसेप्ट था वो सब कवर हो जाएगा। तो एक एक्सप्रेशन आपको क्या दिया हुआ है, आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, और दूसरा एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है दो वेक्टर। बेसिकली वेक्टर इक्वेशन का मतलब क्या है, दो अलग अलग इक्वेशन आपको दे देंगे, वहां से पूछेंगे भाई आर की वैल्यू निकालो या फिर कुछ भी। आपको यहाँ पर दो क्वांटिटी गिवन है, आर क्रॉस बी इक्वल टू ए क्रॉस बी, और दूसरा एक्सप्रेशन क्या गिवन है, आर डॉट सी इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मुझे कोई ना कोई एक्सप्रेशन डिराइव करना है। तो बताओ क्या तरीका अपनाओ, फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या तरीका अपनाओ, अगली स्टेप में क्या करें। सर दोनों में B कॉमन है तो फिर से दूसरा हाँ, दोनों में बी कॉमन है, लेकिन पहले सबको साथ में रखो एक बार। तो आर क्रॉस बी, वेरी गुड, इसको उधर भेजोगे तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए क्रॉस बी, और इधर क्या बचेगा आपके पास, सिंस ये वेक्टर है तो 0 वेक्टर। अब मुझे ध्यान से बताओ, क्या इसमें से बी कॉमन लिया जा सकता है, यस सर, ऑर्डर सेम है। ऑर्डर सेम है, तो बी कॉमन ले लिया, बी कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा, आर माइनस ए वेक्टर। अगेन ये वाली चीज है, ये मैंने पिछली बार पहले भी नोट्स में बहुत बार कह रहा था पिछली क्लासेस में दो। अब बताओ यहाँ से क्या एक्सप्रेशन आएगा, आर माइनस ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या प्रिडिक्ट करूं मैं, सर दोनों परपेंडिकुलर है, पैरेलल एक दूसरे के। हाँ, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, मतलब दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, कोलिनियर है। Yes, sir. और कोलिनियर वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, सर लैम्डा टाइम्स करके। लैम्डा टाइम्स का लिख देते हैं। तो मतलब बेसिकली मैं ये लिख सकता हूँ, आर माइनस ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्या ये बात समझ में आती है, सही है। यस सर। Yes, sir. सही है. Yes. यहाँ से मेरे पास एक एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक, Sir, clear है. देखो क्वेश्चन को करने का तरीका सिखा रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो ये स्टेप्स अपना सकते हैं। हाँ, अब दूसरा एक्सप्रेशन अपन को ये दिया हुआ था, अब इसका यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि आर डॉट सी 0 दिया हुआ था, तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुटअप कर दूं तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और डॉट सी के साथ हम क्या कर देंगे 0। यहाँ से मेरे पास जो भी लैम्डा अननोन होगा वो पता चल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो आर आ जाएगा। आई बात समझ में, क्वेश्चन में एबीसी मान लो आपको दिया है, ऐसा मान लो। क्लियर है, यस सर। यस सर। तो यहाँ से आपके पास लैम्डा की वैल्यू आएगी, लैम्डा की वैल्यू वहां रखोगे तो आर आ जाएगा। तो कहने का मतलब सीखने वाली बात क्या थी कि ऐसे एक्सप्रेशन आते हैं तो उसको उधर ले गए, कॉमन लिया, क्रॉस प्रोडक्ट 0 आया तो एक वेक्टर को लैम्डा टाइम्स दूसरा वेक्टर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलो सर हाँ बोलो बोलो। सर एक बार दोबारा बता दो, ये लैम्डा भी कैसे आया। हाँ, मैंने बोला था आपको कल की क्लास में समझाया था कि अगर दो वेक्टर ए एंड बी आर कोलिनियर, अगर दो वेक्टर कोलिनियर हो या फिर पैरेलल हो तो इनमें आपस में कंडीशन क्या होती है, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी। लैम्डा बी वेक्टर। बस यही कॉन्सेप्ट अपना है। तो यहाँ पे मेरे पास दो वेक्टर कौन कौन से थे,
एक ये वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ये। अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 कब आता है? जब उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो। 0 डिग्री मतलब वेक्टर कैसे हो जाएंगे? ये दोनों वेक्टर कैसे होंगे? कोलिनियर होंगे। कैसे होंगे? कोलिनियर। अगर वेक्टर Collinear. कोलिनियर है तो एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं। क्लियर हुआ? ओके सर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट 0 मतलब उन दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री। 0 डिग्री मतलब पैरेलल या कोलिनियर। कोलिनियर मतलब एक वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। ठीक है? ओके सर। ओके, चलो ये लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रॉपर्ली इसको ट्राई कर लो। ठीक है, चलो इसको समझो पहले। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, इसको करने का तरीका थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको करने का तरीका समझ लेना पहले। देखो ध्यान से, इफ नॉन जीरो वेक्टर्स a and b परपेंडिकुलर टू ईच अदर, है ना, तो दो वेक्टर ऑलरेडी हमको परपेंडिकुलर दिए हुए हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, एंड अ वेक्टर r satisfying r cross b equal to a vector, then express r in terms of a and b। r को मुझे a और b, a वेक्टर और b वेक्टर के टर्म्स में मुझे लिखना है, और मेरे पास सिर्फ दो ही कंडीशन क्या है कि a और b आपस में परपेंडिकुलर है और r क्रॉस b इक्वल टू a वेक्टर। तो इसको समझो ध्यान से। कल मैंने एक थ्योरम आपको बताई थी, याद है? एनी वेक्टर r in the plane can be written as xa plus yb plus zc provided Yes, sir. abc are non coplanar vector। याद आ रहा है यस Yes, सर। sir. ना? अब देखो a वेक्टर और b वेक्टर तो दिया हुआ है, मुझे एक तीसरा वेक्टर और चाहिए c वेक्टर जो इनके परपेंडिकुलर हो। तो a वेक्टर b वेक्टर, तो ये परपेंडिकुलर वेक्टर क्या हो जाएगा? a क्रॉस b हो जाएगा। यस सर। ठीक है? यस सर। तो अब ये तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, तो मैं किसी भी उस थ्योरम के हिसाब से किसी भी वेक्टर r को, r कैन बी रिटन एज xa वेक्टर प्लस yb वेक्टर प्लस zc वेक्टर। c वेक्टर मतलब एक वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, क्योंकि तीनों वेक्टर आपस में नॉन कोप्लेनर है, तो मैं किसी भी एक r वेक्टर को इसके टर्म्स में लिख सकता हूँ। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस सर। अब यस सर। मैंने मुझे x y और z की वैल्यू निकालनी, तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, अब ये पहली स्टेप तो ये थी जो इंपॉर्टेंट थी, आपको जो समझना है। अब दूसरा एक्सप्रेशन जो मुझे दिया हुआ था, r क्रॉस b इक्वल टू a। ठीक है, अब r का b के साथ क्रॉस है, तो r तो आ चुका है, तो अब हम b के साथ क्रॉस ले लेते दोनों तरफ, है ना? ले ले। तो टेकिंग
हेलो सर। हाँ बोलो। सर ये जेड ए क्रॉस बी क्यों लिखा है आपने? हाँ, कल एक थ्योरम समझाई थी, कल की क्लास में अगर आप आए थे तो कल एक थ्योरम बताई थी कि अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर ए बी सी R3 नॉन कोप्लेनर, बाकी लोग ट्राई करो तब तक, दोनों तरफ बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो, देखो क्या आ रहा है। बाकी लोग दोनों तरफ बी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लो। हाँ, तो कल एक थ्योरम बताई थी, अगर 3 ABC आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, नॉन कोप्लेनर मतलब एक प्लेन में लाइन ही करते, तो आप कोई भी वेक्टर आर एबीसी के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी के टर्म्स में अपन लिख सकते हैं। आर वेक्टर कैन बी रिटन एज इन द टर्म्स ऑफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। ठीक है, तो ये थ्योरम है, इसका रिजल्ट आपको याद रखना है। कल की क्लास में मैंने बताई थी थ्योरम क्या, कि अगर एबीसी तीन नॉन कोप्लेनर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर है, तो एनी वेक्टर आर कैन बी रिटन एज एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। क्या समझ में आया थ्योरम? बोलो। यस सर। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमको बोला गया था ए और बी परपेंडिकुलर, तो ए और बी तो हमको दिया हुआ था, तो ए और बी तो था मेरे पास, एक तीसरा वेक्टर और चाहिए था मुझे, सी वेक्टर। तो सी वेक्टर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, सी वेक्टर मैंने क्या अज्यूम कर लिया, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, तो वो इसके परपेंडिकुलर तो होगा, हाँ है ना। यस सर। तो फिर आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी, और सी वेक्टर को मैंने क्या बोल दिया, ए क्रॉस बी। अब आ गया समझ में? यस सर आ गया। ओके, अब मैं क्वेश्चन में मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ था, तो दोनों तरफ मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा हूं, तो आर क्रॉस बी अगर मैं करता हूं दोनों तरफ, तो एक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर सेम रखना, ए क्रॉस बी प्लस वाई टाइम्स बी क्रॉस बी प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी। यहां तक इस किसी स्टेप में डाउट हो तो पूछो, एनीवन? नो अब सर। क्वेश्चन में आर, ये जो वैल्यू गिवन है ये मेरे को ए वेक्टर के बराबर गिवन है। अब आरएचएस में आ जाते, यहाँ पे क्या क्या दिया है मेरे को, एक्स टाइम्स यहाँ पे आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी में क्या हो जाएगा, देखो ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, यस सर। 1 है ना, ए इंटू बी इंटू साइन थीटा 0 इंटू। 0 हाँ, खैर मुझे वो भी लिखने की जरूरत नहीं, मुझे आंसर ए और बी के टर्म्स में निकालना, तो इसको मैं अभी के लिए मानो इसको ऐसे ऐसे रहने दे रहा हूँ। अब बोझा बी क्रॉस बी क्या होगा, बी क्रॉस बी क्या होगा, 0 जीरो होगा ना, अरे हाँ यस है ना। सर, पैरेलल yes, वेक्टर sir. है। बी क्रॉस बी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दोनों के बीच सर- में एंगल साइन जीरो जीरो हो जाएगा। यस सर। ओके, अब तीसरा निकाल लेते हैं। अब देखो, इसको निकालने का फॉर्मूला बताया था अभी मैंने, ए क्रॉस बी है, ठीक है, तो इसको अलग से मैं निकाल के दिखा देता हूँ। ए क्रॉस बी, कंफ्यूज हो तो पहले इसको इंटरचेंज कर दो, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए क्रॉस बी। अब इसको ओपन कैसे करते थे, पहले बी का डॉट दूर वाले के साथ इंटू ए, माइनस बी का डॉट पास वाले के साथ इंटू दूसरा वेक्टर, यस सर। ठीक है, और इसमें माइनस अंदर भेज दोगे तो ये आ जाएगा बी डॉट ए इंटू बी माइनस बी डॉट बी इंटू ए। ठीक है यहां तक? यस सर। yes sir ओके, अब यहाँ पे आप ध्यान से इनकी वैल्यू पुटअप करो, ठीक है, फटाफट वैल्यू पुटअप करो, देखो एक्स वाई जेड कंपेरिजन करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, बी डॉट ए इंटू बी वेक्टर। अच्छा, बी डॉट ए परपेंडिकुलर, तो ये जीरो हो जाएगा, यस सर। yes तो मेरे पास बचेगा क्या, बी डॉट बी मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर yes माइनस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर, ये बचेगा इस वाले में। ठीक है, ये समझ में आया सबको कि नहीं आया? देखो ध्यान से, इसको मैंने ओपन किया तो ए डॉट बी जीरो आ गया, तो मेरे पास सिर्फ ये बचा बी डॉट बी कितना हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू तो मेरे पास ये आ गई। यहाँ पे तो y तो पूरा ही चला, y की वैल्यू कुछ भी रखो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तो पूरा जीरो में चला गया। तो मेरे पास एलएचएस में है ए वेक्टर, एलएचएस में है ए वेक्टर, आरएचएस में क्या क्या बच रहा है ध्यान से देख लेते हैं। एक्स ए क्रॉस बी करेंगे तो यहाँ से भी अगेन एक वेक्टर मिलेगा। चलो अब इसको ऐसे रहने देते हैं, ए क्रॉस बी, और प्लस फाइनली मेरे पास क्या आया, माइनस ऑफ जेड मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इंटू ए वेक्टर। यहां तक समझ में आया सबको?
Yes, Yes, sir. sir. ओके। अब कल मैंने एक चीज बताई थी, आपको याद हो तो? कल एक चीज बताई थी, एक सेकंड, कहाँ पे खाली, हाँ यहाँ पे हुआ, कि अगर एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इक्वल टू 2i कैप प्लस 5j कैप, सॉरी 2a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस 7c वेक्टर, और a वेक्टर b वेक्टर मान लो c वेक्टर है आपके नॉन कोप्लेनर नॉन कोलिनियर नॉन जीरो, तो यहाँ से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या? यस सर। यस हाँ। सर। अरे कंपैरिजन कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? नॉन कोप्लेनर और नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। तो अगर वेक्टर नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर है तो हम डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी ए बी सी कैसे नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर। अब एलएचएस में ए का कोफिशिएंट कितना है? 1 है, और यहाँ पे ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है? ये वाला। तो इन दोनों की वैल्यू क्या आपस में बराबर हो जाएगी? है ना? Yes, sir. तो यहाँ से पहला एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा? जो ए का कोफिशिएंट है जेड टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ से मेरे पास जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. यस सर। और दूसरी चीज, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे एक वेक्टर मिलेगा एन कैप, है ना? यहाँ पे Yes, कौन सा sir. वेक्टर? बेसिकली सी वेक्टर मिलेगा मुझे, ठीक है, और इधर सी वेक्टर का कोफिशिएंट नहीं है 0, तो मतलब ये वाली वैल्यू कितनी होगी? 0 के बराबर होगी। Yes, क्योंकि यहाँ पे sir. सी वेक्टर आरएचएस में नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्स होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। तो आपका एक्स 0 आ गया, और जो जेड की वैल्यू आ गई वो -1 अपॉन बी स्क्वायर आ गई। क्या ये बात समझ में आई? यही निकालना था आपको। और y को तो आप कुछ भी रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि y का क्वेश्चन हमेशा 0 आ गया। तो देखो ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि आपको जेई में ऐसा आएगा। कहने का ये मतलब है कि ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना कि अगर ए वेक्टर बी वेक्टर परपेंडिकुलर दिया और आर वेक्टर अगर लिखना है, तो मैं आर वेक्टर को एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड टाइम्स ए क्रॉस बी लिख सकता हूँ। फिर जो भी क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से मैनिपुलेशन कर सकता हूँ। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ये आपका सारे कॉन्सेप्ट जो थे सिलेबस के अंदर, जो जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने सब कुछ कवर कर दिया, ठीक है। लास्ट कल का लेक्चर और आज का लेक्चर तो देखो ध्यान से। कल बेसिक्स ऑफ द वेक्टर हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, उसके उस पे क्वेश्चंस किए थे अच्छे अच्छे, कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा। आज प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर इक्वेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे कवर हो गए। अब मैं आपको एक प्रॉपर एक डीपीपी बना के दूंगा, एक कल जो दी थी से क्वेश्चन में उसको और इसको कंबाइन करके एक डीपीपी बना दूंगा सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। आप उसको अटेम्प्ट कर लेना और उसके पे डाउट डिस्कशन अपन कर लेंगे। और आज के लेक्चर में जो जो मैंने क्वेश्चंस कराए उनको एक बार प्रॉपर्ली देख लेना, आज और कल के लेक्चर के। और इसके बाद अगर टाइम बच जाए तो इस चैप्टर के 1 पेज का शॉर्ट नोट अगर पहले का बना हो तो अच्छी बात है, नहीं बना हो तो 1 पेज का शॉर्ट नोट बना के इस चैप्टर को आज ही वाइंड अप कर देना। मतलब आपके एंड से भी वेक्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। और वेक्टर से अगर जेई के एग्जाम में इजी और मीडियम लेवल का क्वेश्चन आता है तो हमें अटेम्प्ट करना है, टफ क्वेश्चन आता है होता है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ देना। क्लियर है? क्लियर सर। Okay, sir. ओके, चलो आज का लेक्चर समझ में आया सबको थोड़ा थोड़ा? यस सर। यस ओके, Yes, सर। sir. थोड़ा थोड़ा नहीं, मतलब अच्छे से आया। अच्छे से आ गया, बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेना प्रॉपर्ली, तो अपना वेक्टर कंप्लीट हो गया। थोड़ा बहुत क्वेश्चन में प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो आज आपके सोने से पहले आपका भी वेक्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। कल की क्लास में अपन 3D कंप्लीट कर देंगे और डाउट ओके डिस्कशन ले लेंगे। ओके, ओके सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।